तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेवल 1 का पहला क्वेश्चन NaCl का हो गया। जो जो आएगा ना वो मैं बताता जाऊंगा। सेकंड जो है मर्क्यूरी इज यूज्ड एज ए कैथोड, ये वाला ये छूट गया था, इसको लिख लेना नोटबुक में। अगर मान लो हमने NaCl एक्वस NaCl का अगर हमने यूज किया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और इसमें मर्क्यूरी एज ए इलेक्ट्रोड होगा, यानी कैथोड और एनोड पे प्लेटिनम नहीं है, मर्क्यूरी। ठीक है, एक केस छूट गया था इलेक्ट्रोलाइसिस में। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पर एक्वस NaCl है तो Na+ और Cl- H+ और ये OH-, Na+ और H+ और Cl- और OH-। अब ये दोनों जो होंगे यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे ना कैथोड पे, माइनस है। अब इसमें जो होगा हमने बताया था Na+ में और H+ में किसका रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन में होता है ना। लेकिन जब हम मर्क्यूरी एज इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ना तो नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि सोडियम जो है ना वो मर्क्यूरी से बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्शन कर बैठता है और ये सोडियम अमलगम बना देता है। क्या बनाता है, सोडियम अमलगम। अब हाइड्रोजन को H2 अगर निकालना है इसको तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तब इसका रिडक्शन होता है। इसका रिडक्शन हाई वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है और ऊपर से जब इसको मर्क्यूरी मिल जाता है तो ये मर्क्यूरी के साथ सोडियम अमलगम बना लेता है। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम अमलगम बना लेता है, हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाता है। होना चाहिए था इसका, हो गया है इसका, वो नहीं गया है, ये इसके साथ रिएक्शन कर बैठता है। मतलब ये दोनों अटैच हो जाते हैं सोडियम। अब देखो आयरन वगैरह मिलता है ना, आयरन मान लो मिल गया तो आयरन मिल गया तो मेटल के साथ ये अटैच होता है मर्क्यूरी, लेकिन ये आयरन के साथ अटैचमेंट नहीं होता इसका। मान लो ऐसा कहीं है कि FeCl3 है और आयरन मिल गया, FeCl3 है और मर्क्यूरी का रॉड मिल गया, तो उस केस में ये आयरन मर्क्यूरी के साथ नहीं अटैच होगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला के साथ अटैच होता है, कि खासकर सोडियम वाला के साथ बात कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि एक्वस NaCl में कैथोड पे होना चाहिए था हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए था, लेकिन अमलगम होने के सॉरी ये इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी होने की वजह से सोडियम इस रिएक्शन पर जाता है, सोडियम अमलगम बना लेता है और इस रॉड पे पूरा सोडियम चिपक जाता है। इसको अगर हमें इवॉल्व करवाना है तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लिखो, नोट डाल के लिखना, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, जहां लास्ट में लिखो वहीं पर लिखो, अलग से लिखने की कोई डिपार्टमेंट है, वही टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्लस राडियोलाइसिस चल रहा है, कोई अलग से नहीं है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, mercury used as a electrode, mercury used as an electrode, then as per process hydrogen gas will be evolved at cathode, then as per process hydrogen gas will be evolved at cathode, but sodium attached with mercury, and form sodium amalgam NHG and form sodium amalgam। तो हाइड्रोजन बनाने के बजाय क्या बन जाता है, सोडियम अमलगम। अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन को इवॉल्व कराना है, तो नेक्स्ट पढ़ लिखना, इफ वी वांट टू इवॉल्व
if we want to evolve hydrogen gas, if we want to evolve hydrogen gas at cathode, if we want to evolve hydrogen gas at cathode, more voltage will required. 10 वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। more ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, more voltage will be required, more voltage will be required। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब इसमें हो गया। एक पॉइंट और था वो भी रह गया है। अब जैसे मान लो हमने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या हमारा एक्वस NaCl हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या कलेक्ट हुआ, H+ और Na+। किसका रिडक्शन होगा, सोडियम का। प्लेटिनम का प्लेट है, प्लेटिनम का प्लेट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यानी ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन से। कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन से आ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन में से H+ की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी ये बेसिक बनता चला जा रहा है, यानी इसका pH क्या हो जाएगा, ये छूट गया था पॉइंट। तो अब देखो ध्यान से दूसरा पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पर OH का ऑक्सीडेशन हुआ, OH का ऑक्सीडेशन हुआ, OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बना O2 प्लस 2H2। अगर OH कहां से निकल के जाएगा, सॉल्यूशन से। OH की कमी आएगी, यानी सॉल्यूशन एसिडिक बनता चला जाएगा। OH जब कम होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक बनेगा। और एसिडिक के लिए pH क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी अगर कैथोड में हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है, तो pH बढ़ेगा। क्लियर। अगर एनोड पे OH का ऑक्सीडेशन होता है तो pH बढ़ेगा, एसिडिक बनेगा ना। लिख लो, ऐसे लिखना, at anode H+ will be reduced, at anode H+ will be reduced, then pH will be increased, कैथोड बोला था मैंने, at cathode लिख लेना, at cathode H+ will be reduced, then pH will be increased। बात क्लियर हो गई होगी। pH+ कम होगा, एसिडिक, बेसिक बढ़ेगा, तो pH बढ़ेगा। यहाँ लिख लेना, at anode if pH will be oxidized, OH will be oxidized at anode, OH will be oxidized, then pH will be decreased। ठीक है। चलो अब लेवल 1 निकाल लो। लेवल 1 का क्वेश्चन अगर बनाए हो तो ठीक है, मैं 5 मिनट में डिस्कस कर दे रहा हूँ। लेवल 1 निकाल लेना। लेवल 1 जो नहीं बनाया देख लो, जस्ट 5 मिनट डिस्कशन खत्म करता हूँ। पहला है ह्यूज NaCl। ह्यूज NaCl का हमने रिएक्शन करवाया, Na+ और Cl-।
सोडियम सोडियम बनेगा, इधर क्लोरीन बनेगा, एक Cl2 बनेगा और क्लोरीन सोडियम बनेगा। देख लेना क्या पूछ रहा है, कैथोड पे पूछ रहा है, कैथोड पे सोडियम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मर्क्यूरी इज यूज्ड एज ए कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। यहाँ एक्वस नहीं लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, मतलब वाटर है। आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड, कौन सा आयंस डिस्चार्ज हो कैथोड पे? तो होना चाहिए था हाइड्रोजन, लेकिन होगा क्या? सोडियम। मर्क्यूरी को सोडियम अमोनियम बना देगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, HNO3 है, HNO3, तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर H+ बनेगा, इधर क्या बनेगा? NO3 माइनस और OH माइनस। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका तो होने से रहा, ये वाटर बना देगा और ये हाइड्रोजन बना देगा, यानी एक तरफ हाइड्रोजन बनाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन कैथोड को होगा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। देख लो कौन सा रिडक्शन वाला रिएक्शन है। कॉपर वाला रिएक्शन क्या है? रिडक्शन वाला। अच्छा, आयरन वाला भी रिडक्शन वाला है, सॉरी आयरन वाला ऑक्सीडेशन वाला है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन। अब फैराडे लॉ में क्वेश्चन नंबर 5, 1 फैराडे इज करंट पास। 1 फैराडे जैसे नाम लिया वैसे वो चार्ज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिट 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। 1 ग्राम एटॉमिक वेट मतलब 1 मोल, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z3। अब 1 ग्राम एटॉमिक वेट यानी 1 मोल बोले तो Z3। अब यहाँ पर Z का वैल्यू क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास अपॉन 965। कितना चार्ज पास किया? 965। 1 फैराडे, 1 फैराडे का चार्ज मिलेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सोचो कि वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास अपॉन N5। इसको 1 मोल आना है, 1 नहीं बोला, 1 ग्राम मत सोच लेना, 1 ग्राम एटॉमिक वेट बोला है, मतलब 1 मोल बोल रहा है। अगर इसको 1 मोल बनना है तो ये मोलर मास उतना ही होना चाहिए ना, N फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पर किस क्वेश्चंस में N फैक्टर 1 है? NaCl, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझना कैसे बनाए? बहुत आसान है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक आसान होता है। कहाँ डिफिकल्ट होगा वो बताएंगे लास्ट वाला में। जो गैल्वेनिक सेल है ना, उसमें हार्ड नहीं होगी, लेकिन तरीके जाना में तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिटेड। कल बताया था ऐसा क्वेश्चन, Mg से क्या बन गया? Mg+2। तुम्हें क्या समझना है? 1 मोल समझना है। तो 1 मोल में दो मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। 2 मोल बोले तो 2 फैराडे, 2 मोल बोले तो 2 फैराडे होगा ना। हालांकि फैराडे नहीं पूछ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर होगा, कितना में? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बस इतना ही पूछा हमसे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। मोल के जगह पे एवोगाड्रो नंबर पुट कर दो, लेकिन क्या आएगा? 2 फैराडे ऐसे बोलेंगे नॉर्मली। और हमसे ये पूछा है, तो कुल मिला के इसमें मोल का कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर अच्छे से मालूम है ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। मोल मालूम है, थोड़ा सा चार्ज मालूम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 7th नंबर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड इतना दिया है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जेड का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 965। कह रहा है कि ये दिया है, ये दिया है और ये पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी W को जेड डायरेक्टली नहीं लिखना है, नॉर्मली ये दिया है और ये पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कभी भी तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंस दिया जाएगा और इक्विवेलेंट मास पूछेगा, तुरंत 965 वाली जो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यूनिट भी देख लेना, ग्राम पर कूलम होता है इलेक्ट्रोवायलेंस उसका। यहाँ से इसको लेके जाओगे ना इधर, तो W अपन क्या हो जाएगा? Q। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जेड का ग्राम पर कूलम।
जेड का यूनिट देखना है तो डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू, तो लिखवाया नहीं था मैं, इसका ग्राम पर कूलम। आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस 3 ग्राम Mg+2। अब ये मूल या क्वेश्चन कहां से लग रहा है तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन। 3 ग्राम अगर मान लो Mg+2 से Mg में जा रहा है, वहीं से भी जा रहा है। अब पहले 3 ग्राम का तुम क्या कर लो, मोल में बदल लो। 3 ग्राम अपॉन ये कितना होता है इसके पास 24, 1/8 मोल होगा। 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दे रहा है, 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Mg कितना का ट्रांसफर दे रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1/8 है, 2 × 1/8। ये कितना मोल होगा, तो 1/4 मोल हुआ। मोल के जगह पे यहां लिखा है एवोगाड्रो नंबर। इसमें कहने का मतलब है मोल कांसेप्ट से रिलेटेड चीजें। कौन सा वो कंसंट्रेशन टर्म वाला नहीं, बाकी तुम अभी तक जैसे आयनिक पढ़ रहे थे तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड था, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड था, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड। और ये जो अभी तक चैप्टर है ये मोल वाला जो पहला वाला पार्ट है जो आसान लगता है, इसको मोल में बदलना है, चार्ज है। आगे सब बन जाएगा ना। 3 Faraday of electricity pass through the aqueous solution of magnesium bromide, weight of magnesium deposited at cathode 9। कितना वेट डिपॉजिट होगा, 3 Faraday पास किया है, ZQ। जब Q और I दिया है तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ZQ हो जाएगा, Z का वैल्यू मैग्नीशियम डायरेक्ट बनाओ, मैग्नीशियम का होता है 24 और उसका चार्ज होता है 2, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 12। तो लिखवाया तो मैं सबका 24/2 12 आ जाएगा। और नीचे क्या होगा 965 वोल्ट, और ऊपर बोला 3 फराडे, फराडे को बदल दो चार्ज में, हो गया 36 ग्राम। ठीक है, ये बना लोगे ना 10 नंबर वाला लिस्ट करना इसको। नेक्स्ट है 11, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस क्रायोलाइट। अब यहाँ क्रायोलाइट बोला F-, मालूम है ना, अल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है बॉक्साइट में, तो उसका जो मेन होता है F- होता है। मेटलर्जी में रिएक्शन पढ़ने को आएगा, F- से बनेगा 2F-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 बनेगा, और अल्युमिनियम होगा यहाँ +3, तो ये बन जाएगा अल्युमिनियम। तो बताओ यहाँ पर कितना मोलर रेशियो पूछा, डायरेक्ट इसका मोलर कितना इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होता है, देखो 2 का हुआ ना, और इससे 3 का, वो रेशियो 3 हो जाएगा। बाकी जेड वगैरह सबसे मानना है। क्वेश्चन नंबर 12 की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस x है, फिर पूछा हमसे क्या इक्विवेलेंट वेट। अभी भी बताया था इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 965 ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। तो ये x दिया है और ये 965 30 नंबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ एलिमेंट इतना इक्विवेलेंट वेट, फिर इसमें से तुम मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा। मगर जेड में 965 मल्टीप्लाई कर दोगे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 40 नंबर, 2 इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ए एसिडिक फेरस सल्फेट अनदर एसिडिफाइड फेरिक क्लोराइड आयन सीरीज में, यानी सेकंड लॉ लगाना है, रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड। बताओ सेकंड लॉ क्या बताया था, W1/E1 = W2/E2, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों तरीके से कर सकते हो, मोल एक आयरन का और उसका N5 का, और मोल दूसरे का इसका है
एक फेरस है, एक फेरिक है। ये आयरन +2 और ये आयरन +3 का n फैक्टर यहाँ दोनों से या तो इससे कर लो या तो इससे कर लो। तो 2 सेलर करेंगे से भाई इतना इतना सीरीज रेशियो मास डिपॉजिटेड, तो मास डिपॉजिटेड कितना होगा, यानी ये W1/W2 का रेशियो पूछ रहा है, तो इसी से निकाल दो जैसा तुम्हारा एज पर योर चॉइस, या तो इधर से निकाल लो। वेट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा फेरस का 56 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा W2, और ये क्या हो जाएगा 56 अपॉन 3, तो लग रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो W2 W1 इक्वल टू 3 W2, W1/W2 क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना। आ रहा है सर, तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक तुम्हें आसान लगेगा यहाँ तो कभी तक मतलब 75% इजी जाएगा। जो लास्ट में मेन जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हर साल नीट में वोल्टेज गैल्वेनिक सेल से वोल्टेज निकालने के पूछता है। लेवल 1 हो गया क्लास 1, कल लेवल ये लेवल 1 होमवर्क बन जाएगा ना, ऑन पासिंग इतना इतना करंट है क्या, लेवल 1 के होमवर्क का चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, इसमें क्या है CrO3 CR2O7 -2 से कहा गया क्रोमियम में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन से कितना है क्रोमियम का 7 में 14 +6 है, +6 से कहा गया +3 में कितना का चेंज आया 3 का, लेकिन क्रोमियम है कितना n फैक्टर मालूम है निकालना, भूल गए, दो क्रोमियम है n फैक्टर 6 आएगा ना। कितना चार्ज इनका रिक्वायरमेंट है 6 मोल का, यानी 6 फराडे का, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतना फराडे कल बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और फराडे 6 मोल बोलो या 6 फराडे बोलो। और कोई डाउट इसमें, लेवल 1 क्लास 1 किसी को डाउट है, होमवर्क है लेवल 1 होमवर्क नहीं ना, डाउट है चलो हाँ कंसेप्चुअल बोलो, कंसेप्चुअल में किसी को डाउट है, नंबर 1 नॉट पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 34 electrolysis platinum taken hydrogen liberated cathode while mercury it forms sodium amalgam, this is because amalgam हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन क्या रिवॉल्व होता है सोडियम, क्यों हाई वोल्टेज दिया जाएगा तो सोडियम को मार लेवल 2 आज कंप्लीट कर लेगा, मैं आगे टीच करता हूं बराबर है। ये टॉपिक अभी 40 नंबर in electric charge electrode deposited 1 gram equivalent weight of, ये 1 ग्राम बोला है, 1 ग्राम बोले तो 1 मोल बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ W इक्वल टू Z, 1 ग्राम डिपोजिट होने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे 1 एम्पियर चार्ज पास करना पड़ेगा, 9650 कूलम, यानी 1 कूलम पास करना, 1 फराडे पास करना पड़ेगा, 9650 कूलम, 1 आने के लिए 1 कूलम पास करना पड़ेगा, सॉरी 1 फराडे पास करना। चलो तो पहले मैं क्या करता हूं, तो नेक्स्ट जो है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस,
एक चीज बहुत ध्यान है, कंडक्टेंस तो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में कभी कभी क्या करता है, बोलता है कि करंट का इफिशियंसी 50%, ठीक है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, सामने लिखा W इक्वल टू ZI, अब करंट का बोला कि इफिशियंसी 50% और एम्पियर दिया है, मान लो 500 एम्पियर या 50 एम्पियर पास करवाया गया और इफिशियंसी जो है इसका वो 50%, जितना देगा ना उसका 50% निकाल देंगे और वही हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है आई के जगह। तो एक पॉइंट और लिख लेना इलेक्ट्रोलाइसिस में कि if current efficiency will be given, if current efficiency will be given, if current efficiency will be given, तो efficiency अगर होगा तो जो नया करंट होगा यानी जो न्यू करंट होगा आउटपुट पे जो मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट आई जो रिजल्टेंट होगा वो पहले का मान लो X% उसका एफिशिएंसी है तो निकाल देना, इतना ही करना है। X% है, जितना भी 50% है, 25% है, 10% है, तो जो भी करंट होगा ना उसका जितना परसेंट होगा उतना निकाल देना परसेंटेज से, और ये वाला वैल्यू उठा देना। बात क्लियर हो गई? तो आज का होमवर्क है तुम लोग का, होमवर्क लेवल 1 तो हो गया ना, लेवल 2 बनाना है फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बना लेना क्लास वर्क और होमवर्क, ये कंप्लीट कर लेना। जब मैं ये पढ़ा लूंगा तो और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये पार्ट थोड़ा ज्यादा है तो सिलेबस में आ रहा है। आज लेवल 2 का फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस बना लेना, जब मैं ये पार्ट पढ़ा लूंगा तो और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हेडिंग डाल लेना कंडक्टेंस। अब यहाँ पर ये भी पार्ट आसान है तो मेरे कल ही है। अब यहाँ पर जैसे हमने करंट अगर पास करवाया तो वायर में अगर करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन में जो अभी हमने दिखाया, जब उसमें हम करंट पास करवा रहे थे, तुम देख रहे हो तो कि इसमें सोडियम कहीं और डिपोजिट हो रहा है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें से मास का भी ट्रांसफर होता है, सॉल्यूशन में से मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, सोडियम जाके डिपोजिट हो जा रहा था तो मास ट्रांसफर हो रहा था कि नहीं। लेकिन क्या ऐसा थोड़ा है कि वायर के अंदर करंट फ्लो, मान लो वायर है इतना और करंट फ्लो करते 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 ये वायर और पतला बनता चला गया, ऐसा होता है क्या? वायर के अंदर मास का ट्रांसफर होता है क्या? ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो करते करते जो मोटा वायर था वो पतला होता चला गया। इस केस में, वायर के केस में जो हम इसमें बोलते हैं उसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, जबकि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मास का ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हमारा, अब ये नोटबुक भरने के लिए तो इसमें ये तो सबसे पहले तुम लिखना कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का मतलब हुआ वायर वगैरह जो हम घर में या वायर में जो ये करंट यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर हम करंट पास करवाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक। ये टर्मिनोलॉजी जानने के लिए हम 2-3 डिफरेंस भी लिख लेंगे, उसका भी मतलब
बोर्ड ओवरऑल पूछेगा, अदरवाइज कंपटीशन ऑफ पॉइंट भी से कुछ पढ़ने आते हैं। पहला लिखना कि फ्लो ऑफ करंट, इसमें लिखना पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक लिखना पहला पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी occur by the migration of electron, by the migration of electron, by the migration of electron through the conductor wire, through the conductor। इसमें लिखना पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में the conduction take place, the conduction take place by the migration of conduction take place by the migration of positive and negative ions, positive and negative ions towards the electrode। इसमें जो करंट फ्लो करने का रिस्पांसिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन करता है और इसमें आयंस का, देखे होगा अभी एपिसोड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, the conduction does not involve, the conduction does not involve the conduction does not involve the transfer of matter, the transfer of matter। अब ऐसा नहीं होगा कि वायर अगर मोटा वायर है तो करंट पास होते होते कुछ दिन बाद वो पतला हो गया, उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। The conduction does not involve the transfer of matter। इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, the passage of electricity, the passage of electricity result in a chemical change। केमिकल चेंज के दौरान मास इधर उधर होता है। The passage of electricity result in a chemical change। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, अब तुम पढ़े होगे फिजिक्स में, तो बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? आर कम होता है। कहाँ पढ़े थे? अभी 11th में नहीं पढ़े क्या इलेक्ट्रिसिटी? पढ़े नहीं तुम लोग? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए करंट धीरे धीरे फ्लो होता है। लेकिन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, when temperature is increased, when temperature is increased, the resistance increase, the resistance increase। अब बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ज्यादा फ्लो है कम फ्लो होगा? लिखना आगे इसी में, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज। याद रखना वायर वगैरह में जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना उतना कम करंट फ्लो होता है, उसका रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसके अंदर, ये वायर है, ये वायर है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, यही चार्ज को कैरी करता है, अब ये इधर से इधर मूव कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अब रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम क्या है? इसके मूवमेंट को रोकना, रेसिस्ट करना, तो इसकी फ्लो को रोकता है रेजिस्टेंस।
के फ्लो को रोकता है, सम रिप्रेजेंट करने से। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, इसको फ्लो को और ज्यादा रोकने लगता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और धीमा पड़ने लगता है, इसकी वजह से करंट ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाता। याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए कंडक्टिविटी यानी करंट फ्लो होने का जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब इस केस में देखो क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। जब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँ ना, यहाँ वायर नहीं है, देखो यहाँ का रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करूँ तो वायर के अंदर है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो रेजिस्टेंस है, तो इस वायर में मत मान लेना कि रेजिस्टेंस है, सॉल्यूशन के अंदर रेसिस्ट हो रहा है। अब आयंस का मूवमेंट अगर इधर एनोड की तरफ एनायन भाग रहा है और कैथोड की तरफ केटायन भाग रहा है, ठीक है, तो इसको भी पानी के अंदर सॉल्यूशन को रोकने वाला कोई ना कोई है, इसको भी रेसिस्ट करने वाला कोई ना कोई है इसमें। तो मैं जब इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो सोच लेना सॉल्यूशन के अंदर बातें किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको कोई ना कोई रोक रहा है इसको। अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स आयंस का फास्ट होगा कि स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट होगा। तो इसमें कहने का मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है, यानी जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है। सोचो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूशन उतना ही आयंस जल्दी 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 फ्लो होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ती है। जस्ट इसके उल्टा होता है। यहाँ रेजिस्टेंस हम वायर के अंदर बारे में बात करते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस हम सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं। तो इसमें लिखना सेकंड थर्ड पॉइंट इसमें, when temperature is increased, इसमें थर्ड पॉइंट लिखना, when temperature is increased, when temperature is increased, when temperature is increased, resistance will be decreased, यानी उसको रोकने की जो रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी वो कम होता चला जाएगा। Resistance will be decreased, hence conductivity will increase, hence conductivity will be increased। तो जो सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया है कंडक्टेंस, सबसे पहले हमने बात किया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब वायर, जो फिजिक्स में कंप्लीटली है, जो हमें नहीं पढ़ना था, फिजिक्स में पढ़ोगे। हमें केमिस्ट्री में पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे। तो जो यहाँ रेजिस्टेंस बात करते हैं, तो हम यहाँ भी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर भी आयंस को रेसिस्ट करने के लिए कोई ना कोई है जो उसको रोकता है। हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी नाम सुना हो ना, रेजिस्टिविटी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कंडक्टेंस G और कंडक्टिविटी K, ये चारों टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो पहला, तो इसमें पहला पॉइंट अब लिखना, टर्मिनोलॉजी इन कंडक्टेंस, टर्मिनोलॉजी इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ऐसे लिखना, टर्मिनोलॉजी इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, टर्मिनोलॉजी इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हमें केमिस्ट्री में सब कुछ इसके बारे में देखना है। तो पहला जो इसमें टर्मिनोलॉजी है वो है रेजिस्टेंस। पहला टर्मिनोलॉजी लिखना रेजिस्टेंस। इसमें डेफिनेशन हम लिख लेंगे, लिखना the electrical resistance, the electrical resistance, the electrical resistance of an electrical conductor, of an electrical conductor
is defined as opposite to the passage of an electric current through that of conductor रेजिस्टेंस क्या है, अपोज करता है, करंट को फ्लो करता है। सेकंड पॉइंट लिखना, the resistance of any object is directly proportional to length L small molecule, and inversely proportional to cross section area, It is represented by R. हमें इसमें इस टॉपिक में केवल हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो तुम्हें मालूम होगा ना कि रेजिस्टेंस जो है वो जितना लेंथ वायर जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो ये वाला, ये वायर है, तो वायर का इस एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया ना? दिस पार्ट इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर का जितना मोटा होता चला जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ज्यादा होते कम होगा, क्योंकि ज्यादा हो तो उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लिख लो R is directly proportional to L and inversely proportional to A। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे और ये हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। 10th में पढ़े होगे R इक्वल टू रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लेना R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। हालांकि इस न्यूमेरिकल्स इसका हम यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वायर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ना, बस मैं तुम्हें डिफिनेशन बता रहा हूँ रेजिस्टेंस का। और यहाँ लिखना रो का। रो क्या है, रो बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो इज, लिख लेना, रो इज रेसिस्टिविटी, या हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग अब दूसरा टर्मिनोलॉजी में आएगा, दूसरा टर्मिनोलॉजी में ही पढ़ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ज्यादा इसमें हम विशेष बात नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से बचाता है, रोकता है। ठीक है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे क्योंकि हमें वायर के बारे में पढ़ना नहीं। अब बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, नीट के स्टूडेंट रेजिस्टेंस का यूनिट नहीं मालूम है, ओम होता है, ओम। कोई बोलता है कि नाक कटवा दे तो मुंडी कटवा दी, ओम होता है। ऐसे रिप्रेजेंट करते इसको,
तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो अपनों ने लिखा कह रहा हूँ कहा था जब पूछा यूनिट रेजिस्टेंस का वो भी नहीं आया। रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लेना, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये हम इसमें वायर में हम आयरन नहीं लगाते, जबकि आयरन सस्ता है, कॉपर लगाते हैं ना। तो आयरन में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपना हो जाएगा रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट सेकंड लिखना, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ के और हमें न्यूमेरिकल्स करना है। हालांकि इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो ये मत सोचना कि वायर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन में भी होगा। बीच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल का प्रॉपर्टी जैसे बॉन्ड ज्यादा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जल्दी टूट के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलना है ना। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन जो सेल में है, सब सेल में है, वहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने के लिए उसका बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, ताकि जल्दी से बाहर निकल के चला जाए। इसलिए उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर का है कि आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है कि सिल्वर का है, ठीक है, जिसमें करंट जल्दी जल्दी उछल कूद करे। सेकेंड पॉइंट हमारा रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रो से लिखेंगे, इसमें डिफिनेशन लिख लो। Resistivity is defined as the resistance of the conductor defined as the resistance of the conductor that is 1 meter long, 1 meter long and 1 meter square cross section area. 1 meter long and 1 meter cross section area. तो अभी अभी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। लिख लो, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। चलो यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। और एरिया का यूनिट और लेंथ का यूनिट, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। लिख लो पहले इसको, फिर हम मीनिंग समझते हैं। अब देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस जो है, मान लो हमने एक वायर लिया, वायर पे समझ लेते हैं, सॉल्यूशन में भी समझते हैं। वायर लिया, अब वायर में यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को रोकने के लिए, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर, जो ये फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको रोकने के लिए इसके पास कैपेबिलिटी होता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। जो उसको अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और वो डिपेंड करता है लेंथ पे, और वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे और मटेरियल पे। लेकिन हमारे को देखना है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी।
वो देखना है। तो जब जब तुम्हें वर्ड है, अब कई बार तुम्हें मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा स्पेसिफिक वर्ड आएगा। स्पेसिफिक वर्ड जब जब तुम्हें डिफाइन होगा, सोच लो कि स्पेसिफिक एक मीटर स्क्वायर में या 1 मीटर लेंथ में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो एक स्पेशल केस के लिए डिफाइन होता है। तुम्हें अभी बहुत सारा वर्ड देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। अभी थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक वर्ड जो होता है ना, एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के लिए डिफाइन होता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए डिफाइन होगा, 1 मीटर लेंथ के लिए डिफाइन होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए डिफाइन होगा। ठीक है। अब हमने मान लो बहुत सारा वायर लिया, कहीं कॉपर का लिया, कहीं सिल्वर का लिया, मान लो कॉपर का वायर लिया, सिल्वर का वायर लिया, आयरन का वायर लिया, हमने बहुत तरह का वायर हमने लिया। अब रेजिस्टेंस इसमें है, लेकिन हमने बोला कि इसके 1 मीटर में, हमने पूरा वायर से कोई मतलब नहीं, इसके 1 मीटर में और 1 मीटर क्यूब इसका 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में, यानी स्क्वायर को तुम कट करो और 1 मीटर बनाओ और इसके 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लो, उस एरिया में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो मुझे बताओ। उस एरिया में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। यानी ए स्पेसिफाइड हो गया कि 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए डिफाइन है। तुम लोग याद है, सबको तो नहीं पढ़ाया हो, जहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, नहीं जिसको मैं फिजिकल पढ़ाया हूं उसको बताया हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव। मैं कहां पढ़ाया था? मोलारिटी में। मोलारिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता है ना। तो सॉल्यूशन है तो 1 लीटर है, 2 लीटर है, वॉल्यूम ऐड कर देते हो तो 3 लीटर हो जाता है। मान लो यहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम है और इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन है 2 लीटर वॉल्यूम है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बोलोगे? 3 लीटर। लेकिन यहाँ पर मोलारिटी 1 है और यहाँ पर मोलारिटी 2 है, तो क्या है यहाँ मोलारिटी 3 बोलोगे? मोलारिटी कैन नॉट बी एडेड, मोलारिटी ऐड नहीं होता है। मोल ऐड कर देंगे हम, 1 मोल है, 2 मोल है, 3, तो मोलारिटी क्यों नहीं ऐड होता है? अब इस रूम का मान लो टेम्परेचर है और तुम वहां पार्टीशन लगा हुआ है, चाहे तुम जिस रूम में बैठे हो तो पापा से बोल के उस रूम की दीवार तोड़वा दो, तो तोड़वाओगे तो उस रूम का अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो तोड़वाने के बाद 50 डिग्री हो जाएगा या 12.5 हो जाएगा उस रूम का, घटेगा बढ़ेगा क्या? नहीं, तो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है ना कि इस कंटेनर में 25 डिग्री है और इस पर 25 डिग्री है, दोनों को मिला दो तो यहाँ 50 डिग्री हो जाएगा। कुछ चीजें ऐड होता है, कुछ चीज ऐड नहीं होता है, ये तुम ध्यान नहीं दियो तुम। तो जिसको मोलारिटी वगैरह पढ़ाया मैं बोला हूं तो मोलारिटी कैन नॉट बी एडेड, कंसंट्रेशन टर्म ऐड डायरेक्टली नहीं होता है, उसका रीजन है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, और ये टर्म आता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक्स में, एक्सटेंसिव और तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा ना तो वहीं पर तुम्हें आएगा। तो याद रखना कि स्पेसिफिक वर्ड जहां लगेगा वो एक प्रॉपर एरिया के लिए, प्रॉपर लेंथ के लिए, प्रॉपर वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। स्पेसिफिक जहां भी वर्ड लगेगा, जैसे वर्ड आएगा थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कितना हीट दिया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए। स्पेसिफिक वर्ड समझ में आएगा ना? स्पेसिफिक वर्ड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है 1 मीटर ही था ना, 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए डिफाइन है। यानी तुम रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हो। रेजिस्टेंस कीजिए, रेजिस्टेंस जो है आर एक्सटेंसिव होता है, तो लिख लेना, लेकिन मैं इसको अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा। एक्सटेंसिव क्या है थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, जब बाद में रिवीजन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ सर ने वहां एक्सटेंसिव लिखवाया है।
एक्सटेंसिव होता है, इसलिए एडिसिव होता है। यानी तुम देखोगे कि जब रेसिस्टेंस पैरेलल और सीरीज में लगाया जाता है तो ऐड किया जाता है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है वो किसी पर्टिकुलर लेंथ या पर्टिकुलर एरिया और में डिफाइन होता है, तो इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है थर्मोडाइनमिक्स, इसलिए इसको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, इसको एडिसिव नहीं होता है, इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते। कंसंट्रेशन टर्म को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, कंसंट्रेशन भी इसी में आता है, तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते। बाद में जब रिवीजन करोगे तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो होता है पर्टिकुलर एरिया या लेंथ के लिए डिफाइन होता है। यूनिट हो गया ना इसका। चलो अब नेक्स्ट लिखना कंडक्टेंस, तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है अपना कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस, और टॉपिक इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस का मीनिंग क्या सोचता है। तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का अगर डेली लाइफ में मीनिंग समझना है तो मान लो ये हमारा रूम है और यहाँ पर सामान पड़े हुए बहुत सारे, इस सामान को हमें इस इधर से इधर लेके जाना है, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसको ढोने के लिए, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है इधर से इधर ला रहा है, तो इनका स्पीड क्या है लाने का, किस स्पीड से ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर वायर में समझना है हमें, मतलब अपने चैप्टर में, तो यहाँ पर वायर लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर सेल लगा हुआ है और यहाँ सॉल्यूशन है, तो इधर भागता है एनायन और इधर भागता है केटायन, इधर भागता है केटायन, यही ना चार्ज को कैरी कर रहे हैं और उसके सर्किट को क्लोज कर रहे हैं। तो जितना जल्दी ये फ्लो मारेंगे, जितना जल्दी जल्दी भागेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, होगा ना। ये जितना ज्यादा इनका ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सॉल्यूशन में से इनका मूवमेंट फ्लो जितना ज्यादा होगा, अगर इस आदमी का फ्लो, बहुत सारा आदमी है, अगर इस आदमी का फ्लो यहाँ से यहाँ जाने का बहुत जल्दी होगा, तो फ्लो होगा तो उसमें सामान को कैरी आसानी से कर लेगा, जल्दी टाइम में, कम टाइम में कर लेगा। मान लो यहाँ चेयर पड़ा हुआ है, अब इस चेयर को उठा के यहाँ रखना है, तो जो उठा के यहाँ रख रहा है उसको जल्दी जल्दी यहाँ से यहाँ कैरी करना पड़ेगा, तब यहाँ से आज चेयर जल्दी से इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अब यहाँ सामान के बदले यहाँ चार्ज को कैरी करना है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयंस। आयन जो है इधर से उधर कैरी कर रहा है, तो जितना फास्ट इधर से उधर फ्लो करवाएंगे उतना जल्दी जल्दी करंट क्या होगा, फ्लो होगा, चार्ज कैरी करेगा। और उसी टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कितना कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जिसे रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक वर्ड आ गया, वैसे कंडक्टेंस का स्पेसिफिक वर्ड आएगा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी चौथा भी टर्म आने वाला है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी डिफाइन था, वैसे कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी डिफाइन है। ये मत सोचना कि दोनों एक ही है एक ही, लेकिन डिफिनेशन अलग। कंडक्टेंस मतलब कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, लेकिन जहां पर अगर हम बोल देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम में कितना करंट पास करने की, अब जैसे तुम यहाँ पर सामान कैरी कर रहे हो, हम बोल रहे कि बताओ किस टाइम से होकर गुजरने वाला का स्पीड कितना है, एक पर्टिकुलर स्पीड, मतलब उस एरिया से होकर गुजरने वाला कितना स्पीड से गुजर रहा है, तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगा, यानी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल डेली लाइफ में कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि करंट कौन फ्लो, यानी कैरी चार्ज कौन जल्दी जल्दी कर रहा है, जो जल्दी जल्दी करेगा
उतना ही फ्लो ज्यादा होगा, करंट ज्यादा पास होगा। इसमें डेफिनेशन लिख लो पहले, और डेफिनेशन तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या है। इसमें लिखना the inverse of resistance is called conductance. The inverse of resistance of the inverse of resistance is called conductance. Next पढ़ लिखना, it measure the case with which current flow through a conductor. It is expressed G, capital G लिखना, it is expressed G। कंडक्टेंस का मैं तुम्हें मीनिंग समझा दिया कि यहां से वहां सामान को ढो के लेके जाना है, जितना जल्दी ढो के लेके जाएगा उसका फ्लो कितना है, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही सामान जल्दी ढोया जाएगा। सामान के बदले यहाँ पर करंट है और आयंस ढो रहे हैं, आदमी के बदले यहाँ आयंस है जी। इसका हम लिखेंगे जी से, तो लिख लेना ये होता है G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। अरे सोचो, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ रुकावट डालने वाला जितना कम होगा उतना ही फ्लो क्या होगा, G इक्वल टू होता है 1/R। बताओ यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, OHM वहीं पर लिखता है मोहो, MHO, जस्ट इसको उल्टा मोहो भी लिखता है। और इसका यूनिट कहीं कहीं पर सीमेंस भी लिखता है। इसका यूनिट जी का यूनिट जो होता है सीमेंस भी कहीं कहीं लिखता है। ये हालांकि पुराना ये है सीमेंस, आपके टाइम में वो और लिखता है सीमेंस, SIEMEN, सीमेंस, एस से लिखा जाता है सीमेंस को, एक एस से लिखा जाता है। भाई पर आ गया देखो तो सीमेंस को सुनेंगे, लेकिन ज्यादा ये इसको यूज करेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाना है, ये कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं कि डेफिनेशन पूछेगा, हमें न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तुम्हें चीजें विजुलाइज करवा रहा है। नेक्स्ट लिखना कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक, सेकंड पॉइंट रिपीट, कौन सा सेकंड पॉइंट, कल के सर के जैसा देख देख के बोलता है। इसका जो यूनिट है वो सीमेंस है, एस से रिप्रेजेंट है, इसका यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चौथा टर्म स्पेस कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक वर्ड नाम लगते ही ये स्पेसिफाइड हो गया कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में बताना है, पूरे में नहीं हमें जानना है। इसका डेफिनेशन लिख लेना, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी the inverse of resistivity is called conductivity. It is represented by K. It is represented by K. It is represented by K. इसको हम काप्पा बोलते हैं, इसको
रेजिस्टेंस इसका रो और कंडक्टेंस जी और इसको के कापा बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ सॉरी रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो लिख लेना के इक्वल टू हो जाएगा। अब बताओ रो का वैल्यू क्या था? नहीं यूनिट नहीं, वैल्यू। रो इक्वल टू आर ए अपॉन, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? एल बाई, लिख लो के इक्वल टू एल अपॉन आर। लिख लिए? अब देखो 1 अपॉन आर को क्या बोल सकते हो? जी कंडक्टेंस, जी एल अपॉन ए भी बोल सकते हैं। हालांकि बाद में मैं एक बार समराइज करवा दूंगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी 1 अपॉन आर को जी बोलेंगे ना। देखो इसका इनवर्स ये होता है ए इसका इनवर्स ये होता है और इसका इनवर्स ये होता है। याद रखना, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा। बताओ इसका यूनिट क्या होगा? एंड ओम, सही बोल रहे हो ना? लिख लो और सही बोल रहे हो, हमें तो लग रहा है गलत बोल रहे हो। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वही कैसे हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स देख सकते हो। हम दिमाग नहीं लगा रहे, तुम दिमाग लगाओ। हो सकता है ना ये याद नहीं करना, इधर से लेके रख देना है। आगे एक दो पॉइंट और लिख लो। इट में भी ऑल्सो डिफाइन एज, it may be also defined as the conductance of unit cube of material। यहां बार हम मटेरियल नाम ले रहे हैं, हम सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में करंट फ्लो कराने की कैपेबिलिटी क्या है? समझ में आ गया ना? ये स्पेसिफिक वर्ड जहां जहां लगा रहेगा वो सोच लेना ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन। डाउट नहीं होना चाहिए। तो कंडक्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों में मीनिंग समझ में आ गया ना? कंडक्टिविटी मतलब फ्लो करने की कैपेबिलिटी कितना है। अगर जब वही स्पेसिफाइड यूनिट क्यूब में डिफाइन हो जाएगा उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको जी और इसको के से लिखते हैं, ज्यादा यही हो जाएगा जी और के। जी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर इसके इनवर्स और के इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होगा ना? डाउट है ना? अब एक बात हम याद कर लेते हैं, तब हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ेगा। अभी और टर्मिनोलॉजी है, न्यूमेरिकल सभी नहीं बनेगा। अभी मेन जो केमिस्ट्री के 2 टर्मिनोलॉजी वो बाकी है, उसी में न्यूमेरिकल बनता है। नेक्स्ट है इसमें
अब पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें डाइल्यूट कर दिया जाए, जैसे पहले से सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पूछता है आया भी कंपटीशन, अगर ये पहले से सॉल्यूशन उसमें और पानी मिला दे डाइल्यूट कर देते तो बताना है कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, या कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या होगा बताओ, कंडक्टिविटी बताना है, कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, इसके बाद समझाते हैं क्या होगा। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, conductivity will decrease of a solution, conductivity will decrease with dilution, लिख लिए ना? अब समझो कैसे। अब मान लो कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा हूं, मान लो ये रूम था और यहाँ सामान पड़ा हुआ था, इधर से इधर कुछ आदमी लगे हुए थे इसको कैरी करने, इधर से उधर लेके जा रहे, लेने की जाने की क्षमता हम देख रहे थे, कहां देख रहे थे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में देख रहे थे, ठीक है। अभी छोटा रूम था, अब इस रूम को हमने बड़ा कर दिया और यहाँ पर यहां से यहां लेके जा रहे हैं, सामान भी उतना ही, आदमी भी उतना ही, बस हमने रूम को बड़ा किया। अब मुझे बताओ कि यहां से यहां जो ले जा रहा था, अब पर सेंटीमीटर क्यूब में यहां और यहां आदमी ज्यादा मिलेगा कि यहां आदमी ज्यादा मिलेगा? यहां ज्यादा आदमी मिलेगा, मतलब ज्यादा सामान कैरी करेगा, यानी एरिया बढ़ते। मान लो ये सिटी है, अभी सिटी में इतना दूर में लोग रहते हैं, अगर मैं कोई एक एरिया ले लूं, कितना एरिया में कितना इसका डेंसिटी है, अगर मैं इसी एरिया सिटी को एरिया बढ़ा दूं तो एरिया बढ़ाने के बाद उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में घटेंगे लोग कि बढ़ेंगे? घटेंगे। वही काम यहाँ होता है। मान लो जब तुम पानी नहीं मिलाए थे इसमें, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की संख्या मान लो 10 था पर सेंटीमीटर क्यूब में, और जब तुम पानी मिला दिए, पानी मिलाने का मतलब रूम को बढ़ा दिए, तुम एरिया बढ़ा दिए उसका, यानी वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो जब वॉल्यूम बढ़ा दिए तो इसमें पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, 10 से कम मिलेगा, और जब आयंस कम मिलेंगे तो करंट भी धीरे धीरे पास होगा, और जब आदमी कम होगा तो आदमी जब कम मिलेगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम में जब आदमी कम मिला, सामान भी धीरे टाइम लग के ज्यादा कैरी होगा। तो इसका रीजन पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी, तो स्टेटमेंट तो लिख लिया होगा ना, ऑन डाइल्यूशन या कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा डाइल्यूशन से। रीजन बताओ क्या होगा? रीजन इसका होगा नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में आयंस की संख्या घट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी मिलाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या डिक्रीज होगा। लिख लो, क्या हो गया सोहम? एक्सरसाइज कर रहा है, लिख लो कि नंबर ऑफ आयंस, रीजन पूछा जाता है, नीट में भी आया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, हम यहाँ पर यूनिट बोल रहे हैं, पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब नहीं बोल रहे, जैसा उसको लेना वो ले सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब विल बी डिक्रीज, सॉरी क्या लिखे, नंबर ऑफ आयड्स will decrease, number of atoms will decrease per unit volume on dilution, on dilution, यानी पानी मिलाने से पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बात क्लियर हो गई। तो हम अभी तुम्हें तो मेडिकल नहीं बनाए, एक टर्म और बच गया है, लेकिन टाइम नहीं, 5 मिनट होगा तो पढ़ा देंगे, तो उसको कल ही पढ़ाएंगे, नहीं तो उस पर बता दे तब न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे न्यूमेरिकल अभी नहीं बनेगा। तो कल 2 टर्मिनोलॉजी बचा हुआ, एक मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, एक मोलर, 5वां टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है मोलर कंडक्टेंस, और एक आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और एक और आएगा सेल कांस्टेंट, यानी 3 टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है। तो 3 टर्मिनोलॉजी बता लेंगे तब न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो इस पे जो मेन क्वेश्चंस आता है, एक तो तुम्हारा लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा न्यूमेरिकल्स पूछता है, और तीसरा यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट बहुत पूछता है। कभी कभी क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वर्ड लगता है कि एक ही लिख दिया है, तो हमें यूनिट से पहचान में आता है। अच्छा, इसका यूनिट लिख लिया तुम लोग, हाँ चलो कल 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। इसमें लॉजिकल बस 1-2 बातें थी, और बाकी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कल और बातें करेंगे, मोलर कंडक्टेंस न्यूमेरिकल बनवाएंगे, कितना स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कल जो पढ़ाएंगे तभी थैंक्स टू ऑल सर। कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज, हां कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयंस बढ़ जाएंगे, जो आयनाइज नहीं हुआ हो आयनाइज, हालांकि कंडक्टेंस नहीं पूछता है, पूछता है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बढ़ेगा। थैंक्स फॉर